नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत मारुति स्टेट चौराहा स्थित बाके बिहारी धाम कॉलोनी आगरा से सीसी सड़क और नाली के निर्माण कार्यों का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी विधायकों को अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि के अतिरिक्त 3 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आगरा के दक्षिण विधानसभा में बाके बिहारी धाम से ज्यादा लंबी सड़क और नाली का शेष जगहों पर टाइल इंटरलॉकिंग होगी। इस तरीके से अलग अलग निर्माण कार्य सैनिक नगर में 85 लाख का होना है और बालाजीपुरम के एवीडी ब्लॉक में 1.5 करोड़ का काम होना है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा के नूरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए किसी भी तरीके का समझौता करने को तैयार है। उन्होंने कहा आज तो सीपीएम और कांग्रेस भी हाथ मिला लेते हैं और चुनाव में उतर जाते हैं। कहाँ गए इन दोनों के विचार? लेकिन बीजेपी ऐसी नहीं है। 1952 में हमने एक देश एक संविधान की बात की थी, तो 2019 में धारा 370 हटाकर ये दिखा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर कार्यालय और पालनपुर के कार्यालय का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं जब इस देवभूमि में आया हूं तो कांगड़ा के और हिमाचल के तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। लेकिन यहां आओ और मां चामुंडा को नमन न करूं, मैं यहां आऊं मां ब्रजेश्वरी के को नमन न करूं, मैं यहां आऊं और ज्वाला माता को माथा न टेकूं, मां चिंतपूर्णी को याद न करूं, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में 11 अशोक रोड में वो आए और उन्होंने हमारे कार्यालय में बैठकर हम सबसे चर्चा की और मुझे याद है आज भी उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में हेडक्वार्टर इंचार्ज था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी क्या हम सरकारी भवनों में ही कार्यालय चलाएंगे क्या? कभी हमारा अपना कार्यालय भी होगा? और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे। उन्होंने योजना बनाई कि देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के हेडक्वार्टर पर प्रदेश का हेडक्वार्टर का कार्यालय बनेगा और प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। ये उन्होंने 887 कार्यालयों की रचना की, योजना बनाई और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 500 कार्यालय हमने बना दिए हैं। ये 501 और 502 कार्यालय यानी पालनपुर और नूरपुर, और यहां भी प्रदेश में 8 कार्यालय बन चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वो अभी बन जाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है।
22 कार्यालयों का जमीन को ढूंढने का काम चल रहा है और 116 कार्यालय अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए आने वाले समय में सभी कार्यालय समयबद्ध तरीके से बनेंगे और वो आप सबको समर्पित होंगे। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ मित्रों, ये कार्यालय ही नहीं है, आपने देखा होगा, मैं गया हूं, वो एक संस्कार का केंद्र है, वो ऑफिस नहीं है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। बीजेपी के कार्यालय कभी इसके ताले नहीं लगते, ये हमेशा खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल की टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और अत्याचार पश्चिम बंगाल में आम बात हो गई है। पश्चिम बंगाल हिंसा, मारपीट और तुष्टीकरण के लिए जाना जाता है। यहाँ वहाँ का नया सामान्य बन गया है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। ये बातें अनुराग ठाकुर की तरफ से की गई। नूरपुर कार्यालय वीर भूमि और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस द्वार नूरपुर में इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूं। मित्रों, बहुत खूबसूरत कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय और इतना खूबसूरत बना है, वो आदरणीय नड्डा जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई देता हूं आदरणीय निक्का जी को, आदरणीय विपिन परमार जी को, त्रिलोक कपूर जी को, हंसराज जी को और सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिला कांगड़ा को, चंबा को, जो यहाँ पर शानदार कार्यालय भी बना, बहुत बड़ी सुविधा बनी है। मित्रों, केवल भारतीय जनता पार्टी शायद एक पार्टी देश में होगी जिसका लगभग हर जिले में कार्यालय बनकर तैयार हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का शिवसेना स्थापना दिवस को लेकर बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि 19 जून शिवसेना का स्थापना दिवस है। हमारे शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे। बीजेपी और शिवसेना सामान्य विचारधारा वाली पार्टी है। हमारे कार्यालय में जो निर्णय योजनाएं हम लोकहित में ला रहे हैं वे घर घर तक पहुंचाई जाएंगी। हाँ, 19 जून जो है शिवसेना का स्थापना दिन है और सरकार का स्थापना दिन 30 जून है। और बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो है घर घर में पहुंचाने का काम हमारे शिव सैनिक करेंगे। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक एक आइडियोलॉजी, सेम आइडियोलॉजी वाली पार्टियां है और हमने जो सरकार स्थापित किया है, इस सरकार के माध्यम से जो योजना, जो निर्णय लोकहित के हमारे सरकार ने लिए हुए, इस कालावधि में घर घर तक, गांव गांव तक ये विचार जाएंगे। योजना वह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी को हराना है, उसके बाद विपक्ष तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। सुशील मोदी ने हमला करते हुए कहा कि बारात निकल गई तब लड़की का चेहरा देखकर तय करेंगे कि दूल्हा कौन होगा। जनता जानना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन करेगा। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए। इसका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर, नवीन पटनायक, मायावती, एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे। जो आ रहे हैं उनमें आपस में झगड़ा है, हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते। अरे जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तो तय होना चाहिए ना। तो इनको डर है कि सिर्फ ट्रबल हो जाएगा, कोई नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगा, कोई केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेगा। अरे जनता जानना चाहेगी ना नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है। लोग चेहरा देखना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए, लेकिन ये नाम नहीं तय कर सकते। और देखिए इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर नहीं आ रहे हैं। ये तो केसीआर आए थे ना, घर क्यों नहीं आ रहे हैं केसीआर। इनकी बैठक में नवीन पटनायक नहीं आ रहे हैं, जबकि गए थे निमंत्रण देने के लिए। उड़ीसा क्यों नहीं आ रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे हैं, मायावती नहीं आ रही हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनमें आपस में कितना झगड़ा कि बंगाल में पंचायत का चुनाव चल रहा है और परसों कांग्रेस के कार्यकर्ता की टीएमसी के लोगों ने हत्या कर दी। और अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर पंचायत का चुनाव कराया जाए। उधर दिल्ली में ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने तलवार खींची हुई है। आज तक समय नहीं दिया उन्होंने। तो इसलिए ये हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलता है।
वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासनिक कार्यालय सतपुड़ा भवन में सोमवार को लगी आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर मौजूद भोपाल के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सीआईएसएफ, सेना और दूसरी एजेंसियों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। इस पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले देर रात मौके पर पहुंचे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया कि आग की लपटों पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग में अभी भी कई जगहों से धुएं का गुबार उठ रहा है, जिससे बाद में आग पकड़ने की आशंका है। इसलिए सभी टीमें लगातार काम कर रही हैं ताकि कोई खतरा ना रहे। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता नहीं है। आग लगने के कारणों के बारे में उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर यह बात सामने आई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन इसकी जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं सूरजमुखी की फसल खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा के किसानों ने दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। किसान एक बार फिर कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन स्थल पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि वे मुख्यमंत्री की तरफ से राहत से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र जिले के पिपली गांव में आयोजित एक महापंचायत में किसानों के नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए ट्रैफिक को दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की मांग को लेकर सोमवार को कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने के बाद किसानों ने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने हाईवे जाम नहीं किया है, हम तो केवल यहाँ बैठे हैं। नेशनल हाईवे जाम करना ठीक नहीं है। टिकैत ने कहा कि हमारी केवल 2 मांगे हैं, हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करें और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदना शुरू करें। हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। हम अपनी मांगे माने जाने तक हाईवे को बंद रखेंगे। वहीं सभी प्रदेशों की इकाई अग्रिम सूचना तक कुरुक्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और अगले आदेशों का इंतजार करें। सरकार की ये दमनकारी नीति देश के अन्नदाता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा सब जगह आंदोलन चले हुए हैं। ये नहीं कि एक पार्टी की सरकार के खिलाफ हमारा मूवमेंट हो। जो भी सरकारों के गलत फैसले होंगे वो मूवमेंट हमारा होगा, उसके खिलाफ होगा। अभी मैसेज आया, कुछ लोगों ने फोन पे बात करी राजस्थान में कि किसानों की जमीनें नीलाम करने का प्लान बना रहे हैं। वहां पे पहले भी हम गए थे। जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई उनको कैंसिल करवाया, वो जमीन उनको वापसी दिलवाई। कोई भी सरकार गलतफहमी मत रहे कि किसी किसान की क्रेडिट कार्ड में जमीन नीलाम होगी। किसी किसान की भी जमीन नीलाम नहीं होगी। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, वो पंजाब और हरियाणा, कहीं पे भी हो, ये किसान संगठन लड़ाई लड़ेगा उस किसान की। यहाँ के पीढ़ी से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि इसकी पैरवी दिल्ली में करो। हमने कहा कि हमारी दिल्ली बाजू में है, हमारी दिल्ली दिल्ली में नहीं है। कोई रास्ते होगा आपके पास में है, या तो फोर्स लगा के यहाँ पे पीएससी और पुलिस के बल से इसका काम शुरू करवा दो, और उस टाइम पे फिर देख लेंगे कि यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे काम नहीं होगा। कोई ठेकेदार हो, कोई पुलिस प्रशासन का लोग हो, कोई अधिकारी हो, कोई पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, एनएचआई के लोग हैं, जब तक यहाँ पे कट पक्का नहीं बनेगा, इसके बाद में यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। जो पॉलिटिकल आदमी है, उन्होंने भी हमको, जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने भी बर्बाद करने का काम किया है। कोई आंदोलन में नहीं कर रहे। अकेले किसान आंदोलन करें, उन्हीं के पास में जाकर बैठे। आंदोलन करना चाहिए अगर विपक्ष में है, या तो सत्ता में बैठो। अगर विपक्ष में है तो वे आंदोलन करो, लाठियां खाओ, जेल में जाओ। चौधरी चरण सिंह जी या दूसरे जितने भी लीडर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इमरजेंसी के टाइम में जितने लोग थे तो सारे जेलों में बंद थे। 18-18 महीने जेलों में रहे। लेकिन आज के लोग, आज के जो विपक्ष के लोग हैं, वे आंदोलन नहीं करना चाहते। वो सत्ता चाहते हैं कि सरकार तो हमारी बन जाए, लेकिन आंदोलन ना करना पड़े। हरियाणा सब जगह आंदोलन चले हुए हैं। ये नहीं कि एक पार्टी की सरकार के खिलाफ हमारा मूवमेंट हो।
वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार को किसान महापंचायत के बाद किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाईवे को जाम कर दिया। सोमवार दोपहर के बाद से ही किसानों का धरना जारी है। फिलहाल सीधे तौर पर सरकार की तरफ से बातचीत की पहल को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए किसान नेता सुरेश कौत का कहना है कि उनकी प्रशासन के जरिए सरकार के साथ बात चल रही है। उन्होंने बताया कि सही दिशा में चीजें जा रही हैं। हमने समय दिया है कि स्थानीय कमेटी के साथ समझौता करें। साथ ही राज्य सरकार से 2 मांगे हैं कि सूरजमुखी के बीज पर एमएसपी और हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई की जाए, वरना इस आंदोलन में राष्ट्रीय मुद्दे जोड़े जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा। सही दिशाओं में चीजें जा रही है, तभी हमने फैसला लिया कि अगर सही दिशाओं में चीज जा रही है तो हम किसी भी फैसले की जल्दबाजी नहीं करते। और अभी भी, क्योंकि अभी समय हो चुका था, स्थानीय कमेटी की बजाय आंदोलन एसकेएम प्लस स्थानीय कमेटी बन जाना था, मगर अभी तक इसका नेतृत्व स्थानीय कमेटी पर है। हमने 2 घंटे और बढ़ा करके 10 बजे तक स्थानीय कमेटी का नेतृत्व छोड़ दिया और सरकार के कहा कि आप इन्हीं के साथ समझौता कर लो, बेहतर है, वरना 10 बजे के बाद इसमें संयुक्त मोर्चा की एंट्री हो जाएगी और राष्ट्रीय मांगे इसमें जुड़ जाएंगी। हमारी प्रार्थना है खट्टर सरकार से, हम आपके साथ नहीं लड़ना चाहते। हमारी लड़ाई मोदी के साथ पेंडिंग है, वही लड़ाई लड़न दो, ज्यादा मोर्चा बनाओ जाओ, वरना पूरे देश का किसान, हरियाणा हमारा छोटा स्टेट है, सारा स्टेट में किसान ने किसान मर जाएगा। भाई 31 जुलाई तक का समय दिया गया, इस बीच में अगर नहीं होता कुछ बात तो 31 जुलाई के बाद में कुछ भी निर्णय लिया जा सके, यहाँ काम बंद हो जाएगा बिल्कुल। नहीं, एक तो बताए प्रशासनिक अधिकारी को कह रहे भाई हमारी मीटिंग है 22 तारीख की, चलो आज तो यहाँ से क्या वो है न भी अपने अधिकारी जो बड़े हैं ऊपर शासन स्तर तक बातचीत होगी तो इसमें लेंगे, ऐसा गंभीरता तो लेंगे। मामला एक हरियाणा का भी है, वहाँ भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, तो 2 जगह नहीं पुगा सकते, बात होगी, गंभीर बात है, गंभीर मसला है। लड़ाई तो जब तक समाधान नहीं होगा तो लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। लड़ाई एक क्या करें, इनकी जमीन चली गई, मुआवजा नहीं मिल नहीं रहा, इन्हें उठा रहे जबरदस्ती, कहाँ तक का इंसाफ है? अगर जब निशानने वाला काम कर दे तो और किसका साथ देगा निशान? सही औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमाई हुई है। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि भारत में इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। मुझे मुगलों से मोहब्बत नहीं, लेकिन इतिहास बदला जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे लाल किला मोदी ने बनवाया हो। एक 1,80,000 के करीब मुसलमान हायर एजुकेशन को छोड़ चुके हैं, माने हायर एजुकेशन से डिसअपियर हो चुके हैं। अब उसमें अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हायर एजुकेशन मुसलमान छोड़ चुके हैं वो है उत्तर प्रदेश 58,000, जम्मू कश्मीर 47,000, तमिलनाडु 14,000, गुजरात 10,000, बिहार 10,000, झारखंड 9,000, मध्य प्रदेश 2,800 के करीब। यानी जो मुसलमानों का तनासुब हायर एजुकेशन में 5.45 था वो गिरकर 4.64 हो चुका है। अब यहाँ पर जो मजलिस के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, मैं उनके हक को क्रिटिसाइज करने का जो हमें हक है करिए, मगर मजलिस की मौजूदगी से तेलंगाना में वो स्टेट शामिल है जहां पर 7,000 इजाफा हुआ है हायर एजुकेशन में। तब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रेडिट मजलिस को आता है, मगर ये कह रहा हूं कि एक सियासी शऊर जो मुसलमानों में हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया, एक तमिलनाडु एक तेलंगाना है, दूसरा शायद और 2-3 स्टेट्स हैं। केरल तो वो तो रिवायती वो लोग हमेशा, माने कोई स्टेट अगर मुल्क में है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो केरल है।
तो ये एक है। और एक डेटा है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है 1950 से एक इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक चीज है। माने अगर किसी के दादा मिसाल के तौर पर 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता दादा से ज्यादा आमदनी कमाना चाहिए कि इस मुल्क में कभी भी अक्सरियती तबके की जमहूरियत नहीं होगी, यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी, बल्कि शराकतदारी की जमहूरियत होगी, जिसको अंग्रेजी में आप और हम कहेंगे कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। मगर जब पहला ही पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उससे लेकर अब तक यानी 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में आप देखेंगे कि उस जमाने से लेकर अब तक अक्सरियती तबके की यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ही हम बढ़ रहे थे। और एक नई किताब आई है, एक ऑक्सफोर्ड के पीएचडी स्कॉलर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने उन तमाम चीजों का जिक्र किया जो मजलिस के बुजुर्ग 1960 से कर रहे थे। बल्कि उसमें एक वाकई में एक इंटरेस्टिंग बात उसमें उन्होंने बताई जो मैंने अपने मरहूम वालिद से भी सुना था कि जब आइन बनाया जा रहा था, जिसको कानून साज असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कभी भी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात करते तो सरदार पटेल मुस्लिम लीग के उन 2 मुसलमानों को इस्तेमाल करते और हमला करवाते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, मौलाना हिफ्जुर रहमान पर, कि आप लोग मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते। और उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात भी कही गई थी कि अब आपको अपनी शनाख्त को, इन तमाम चीजों को छोड़। वहीं गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से द्वारका के गोमती घाट पर हाई टाइड देखा गया है। आईएमडी के अनुसार बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ में टकराएगा। हालांकि बिपरजॉय से पैदा होने वाली परिस्थितियों को लेकर प्रशासन और शासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तटीय इलाकों को खाली किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक स्ट्रॉन्ग तूफान जो बिपरजॉय के रूप में तट से टकराने वाला है, इसके कच्छ केरल में 14 जून तक टकराने की बात कही जा रही है। वहीं आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जिसके चलते मुरादाबाद में आपूर्ति निरीक्षक शिखा पांडे ने विभागीय कार्रवाई की है। दरअसल हाल ही में बिलारी में एक मकान के अंदर सरकारी राशन के कट्टे पलटी किए जा रहे थे। उप जिलाधिकारी बिलारी के द्वारा खबर देखने के बाद हरकत में आए विभागीय अधिकारियों का आदेश जांच कर रिपोर्ट आगे बढ़ाए जाने की बात की गई कि कौन कर रहा है बड़े लेवल पर कालाबाजारी। वहीं गोरखपुर में माफियाओं पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, जिसकी जद में एक मैरिज हॉल आ गया जो कि अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। अब उसके मालिक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर यह मैरिज हॉल चलाया जा रहा है। माफिया अजीत शाह ने नगर निगम की जमीन को कब्जा करके मैरिज हाउस बनाया था, जिस पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई कर उसे जमींदोज कर दिया। बाउंड्री वाल तोड़कर पूरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है। इस बीच आरोप ये भी सामने आया कि 3 मई को माफिया ने प्रशासन को धमकी दी थी। पीडब्ल्यूडी गोलीकांड में भी माफिया अजीत शाही का नाम सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें कि जांच में ये भी सामने आया है कि हाल ही में आरोपी अजीत शाही और उनके दबंगों पर बैंक के सहायक सचिव ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर धमकी सहित अन्य धाराओं में शाहपुर थाने में केस दर्ज कराया है। ये 77 में जुमला नंबर है जो खेवट में नगर महापालिका के नाम से दर्ज है। उसी पर 2 लोगों का अवैध अतिक्रमण पाया गया था, मिथिलेश सिंह और चुआनाथ सिंह का। उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
कितनी संपत्ति लगभग ये रही है? ये लगभग 1250। आज यहाँ गोरखपुर के बीचों बीच, सिटी के बीचों बीच बेतिया आता में करीबन 25 डिसमिल ज़मीन जो नगर निगम की ज़मीन थी, जिसको यहाँ पे माफिया अजीज शाही की पत्नी मिथिलेश सिंह उन्होंने कब्जा कर रखा था। उस संपत्ति को, प्रॉपर्टी को आज नगर निगम ने अब वापस अपने कब्जे में लिया है, मुक्त करवाया है माफिया के चंगुल से। 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इन्होंने कई वर्षों से इस पर कब्जा कर रखा था। इनकी तमाम अन्य प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कराया जा रहा है और उसके साथ उन पर भी आगे की